चलिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपका ऑब्जेक्टिव सेशन होगा। ऑब्जेक्टिव में भी आपका आज ज्योग्राफी का होगा। आप लोग बस ध्यान से सुनिएगा। सारे जो भी टॉपिक हैं सबसे मिक्स ही रहेगा, ठीक है। और निश्चित तौर पे आपके एग्ज़ाम में ज्योग्राफी के 10 से 15 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो उसको देखते हुए जो सेट है उसको हमने बनाया है कि एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। बाकी आप लोग जो है टेस्ट उस्ट देते रहिए और मेहनत करते रहिए, ठीक है। घबराने की बात नहीं है, जितना भी मार्क्स आता है टेस्ट में उससे कोई मतलब नहीं है। बशर्ते आप लोग जो है अपना तैयारी बेहतर करते रहिए। वहाँ यहाँ जितना टेस्ट में आ रहा है उससे बेहतर आएगा, क्योंकि वहाँ आप जो है पूरा तैयारी करके जाएंगे तब तक, और पूरा फॉर्म में रहेंगे वहाँ। तो इसीलिए यहाँ से ज़्यादा ही नंबर वहाँ आता है। इसीलिए अगर यहाँ 60-65 ला रहे हैं तो वहाँ 70-75 आ जाएगा। और जो लोग 65 प्लस रहेंगे उनका रिजल्ट श्योर रहेगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग जो है निश्चित तौर पे जो है लगातार कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकेंड, ऐप शो नहीं कर रहा है। ऐप तो शो होना, ठीक है। जिनको ऐप शो नहीं हो रहा या प्रॉब्लम है तो एक बार अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। कई बार क्या होता है कि नेटवर्क इशू के कारण भी ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आप लोग जो है ऐप को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करके देखा कीजिए। अगर तब नहीं आ रहा है तब फिर आप जो है नेटवर्क देख लीजिए अच्छे से, तब उस पर भी नहीं आता है, तब कोई प्रॉब्लम है तब मुझे आप बताइए। कभी कभी नेटवर्क इशू के कारण ये सब देखने को मिलता है प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन पर आते हैं। और आप लोग को हमने बहुत ही अच्छे तरीका से बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। और आपने विश्व मैप देखा था, वर्ल्ड मैप, उसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे में था, सबसे डाउन में था ऑस्ट्रेलिया। इसीलिए हमने बोला था कि डाउन्स जो है घास का मैदान वो ऑस्ट्रेलिया में आता है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास का मैदान है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान का को क्या कहा जाता है। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो डाउन्स कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका। और हमने आपको बताया था अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जब अर्जेंट हो तो क्या करते हैं, क्या करेंगे? पंप देंगे। यानी जब हार्ट अटैक आता है तो क्या करते हैं? अर्जेंट रूप से हम लोग पंप देते हैं। तो हमने तरीका बताया था पंपास। पंपास घास का मैदान जब अर्जेंट हो, यानी अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना है कहाँ पर? तो अर्जेंटीना आपका जो है कहाँ पर है? तो अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिकी देश है, ठीक है। तो शीत और शीतोष्ण घास का मैदान है, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। उसको हम लोग पंपास कहते हैं। क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। याद रखना है आपको। पंपास घास का मैदान कहाँ है? तो दक्षिणी अमेरिका में है। अर्जेंटीना जगह जो देश है उसका नाम है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाने जाते हैं? शीतोष्ण घास स्थल जो है उत्तरी अमेरिका का है। तो पंपास तो दक्षिण अमेरिका, तो ये काट दीजिए। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया ये भी काट दीजिए। हमने बताया था यूएसए के डर से पूरा विश्व प्रे करता है, और वो है कहाँ? तो उत्तरी अमेरिका। तो प्रेरी, प्रे से याद रखिएगा, प्रेरी, प्रेरी है कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ पर है? तो उत्तरी अमेरिका में है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा और थोड़ा बहुत जो है याद भी हो रहा होगा, ठीक है।
तो लगातार कंटिन्यू आप लोग सुनते रहिए, कोई तरह का दिक्कत होगा तो मैसेज आप लोग भेज देंगे, ठीक है। एक सेकेंड, एक कैंडिडेट को जो है कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मैसेज पे मैसेज भेज रहे हैं, एक सेकेंड। लानोज घास का मैदान कहाँ है, ठीक है। आप लोग बताइए कहाँ पे होगा लानोज घास का मैदान। आप लोग ऑप्शन दीजिए, बताइए। तो ये याद रखिएगा, गुयाना का जो उच्च भूमि है वहाँ पे आपका लानोज का घास मैदान है। निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं? अभी तुरंत हमने बताया अर्जेंटीना। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? हमने बताया था सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, और ये खरे पानी की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। याद रखना है, खरा पानी है मतलब आप पी नहीं सकते हैं, बहुत नमकीन है, खरे पानी का झील है कैस्पियन सागर। कैसे पिए पानी, यानी खरा पानी है तो कैसे पिए, तो कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है तो सुपीरियर, जो जिसका पानी सुपर होगा, मीठा होगा तभी आप पी पाएंगे, तो क्या होगा सुपीरियर। सुपीरियर जो है कहाँ का है, तो सुपीरियर जो है आपका विश्व का सबसे बड़ा मीठा पानी की झील है, ठीक है, और रूस के तरफ पड़ता है सुपीरियर झील। याद रखिएगा, हमने झील बताया तो उसमें ये सब चर्चा किया था। कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है, तो जो काल है, बैकाल है, जिसमें जाके आप डूब जाइएगा, तो गहरा है तो डूब ही जाइएगा, तो सर्वाधिक गहरी झील याद रखना है बैकाल झील। सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील। निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? अरल सागर के किनारे कौन सा जो यहाँ पे देश है, तो आपको याद रखना कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जो है वो अरल सागर के किनारे ही बसा हुआ है। निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती? तो देखिए कैस्पियन सागर से चाड का लगता है, मलावी का, विक्टोरिया का यहाँ पे आपका सीमा नहीं लगता है। मैसेज पे मैसेज, जब जानता है कि इस टाइम पे क्लास हम लेते हैं। अब एक स्टूडेंट पूछे ऐसा, आपका सारा टेस्ट पूरा जो डाल रहे हैं उसको पूरा कर लेंगे हो कर लेंगे तो पेपर पास हो जाएगा ना सर? अच्छा से सर, अब उनको हम क्या जवाब दे, बताइए आप ही लोग। जब पता है ऑनलाइन क्लास होता है अभी के टाइम पे, तो क्लास अटेंड नहीं करेगा, एक चिल्ली की तरह केवल सपना देखते रहता है सब। मेहनत करने से पीछे भागते हैं, मेरे कह देने से पास हो जाएगा कोई क्या? पढ़ेगा वही पास करेगा। टेस्ट दिए हैं तो जरूर यहाँ से क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा? क्वेश्चन जो है यही सब रहेगा। वो तो एग्जाम के बाद पता चलेगा कि मेरा पढ़ाई कितना लड़ रहा है नहीं लड़ रहा है। एक हमने आधार बना के पढ़ाया है, बीपीएससी उस तरह क्वेश्चन पूछ सकती है, पूछता है। निम्नलिखित में से, और इस टाइम पे कृपया करके आप लोग मैसेज मत किया कीजिए, जो भी लोग है, ठीक है, तो डिस्टरबेंस सबको होता है, हमें भी हो जाता है, पढ़ा रहे तो मैसेज पे मैसेज भेजे जा रहे हैं। चलिए, निम्नलिखित में से सेवा सागर कौन सा है जो भूमध्य है, ठीक है।
अच्छा, इनमें से कौन सा सागर है जो भू आबद्ध है, यानी चारों ओर से भूमि है, बीच में सागर है और चारों ओर से भूमि है, तो याद रखिएगा अरल सागर। अरल सागर जो है भू आबद्ध है पूरा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सबसे खरे पानी की झील है? तो अभी तुरंत हमने बताया, कैसे पिए पानी, कैस्पियन सागर जो सबसे। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे खरे पानी की झीलों में से एक है, तो कैस्पियन सागर भी है, कैस्पियन सागर ही होगा। ऐसे मृत सागर भी पूरा खरा पानी है, नमकीन ही है। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? ठीक है, तो पर्ल ऑफ साइबेरिया जो कहा जाता है वो बैकाल झील को कहा जाता है, पर्ल ऑफ साइबेरिया। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल, सबसे गहरा स्थल इनमें से कौन से सागर में है? सबसे गहरा स्थल तो मृत सागर। प्रसिद्ध उंगली नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यूएसए में। टीटीकाका झील, टीटीकाका, ये भी, इसका भी हाइट बहुत ऊंचा है, ऊंचाई पर स्थित बहुत बड़ा झील है ये टीटीकाका झील। ये जो है आपका बोलीविया एवं पेरू में पड़ता है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? ठीक है, कौन सा झील को हनीमून लेक भी कहा जाता है? तो यही है आपका टीटीकाका झील ही है। बोलगा नदी कहाँ गिरती है? तो बोलगा नदी जाकर के गिरती है आपका कैस्पियन सागर में। बोलगा नदी कहाँ जाके गिरती है? तो कैस्पियन सागर में। यूरोप की सबसे लंबी नदी, अभी तुरंत जो हमने चर्चा किया वही है यूरोप की सबसे लंबी नदी, वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? आपको हमने बताया था विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो याद रखना है जायरे नदी। जायरे नदी जो है 2 बार काटती है, ठीक है। और मकर रेखा को काटने वाली जो नदी है जो 2 बार काटती है मकर रेखा को, वो है लिम्पोपो नदी। जब नदी हमने बताया था उसमें चर्चा किया था, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है वो है लिम्पोपो नदी, और जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है वो है आपका जायरे नदी। ये सब अफ्रीका में ही है। एशिया की सबसे लंबी नदी, तो देखिए अगर एशिया पूछेगा तो चीन में बहती है, उसका नाम है यांगसिक्यांग, यांगसिक्यांग बोलते हैं ऐसे। इसका जो है इसको यांग येनेसी, उसके बाद ये तो होगा नहीं, यांगसिक्यांग को यांगत्जे भी कहा जाता है, तो यांगत्जे याद रखिएगा। एशिया का अगर विश्व का सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी को मारना है, अगर विश्व का पूछ दे तब। एशिया की विशाल नदी मेकांग, ठीक है, ये अति महत्वपूर्ण है, किस देश में नहीं बहती? तो ये आपको पता होगा कि जितने भी दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं उसमें ये बहती है, ठीक है। तो मेकांग नदी चीन में नहीं बहेगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो है मलेशिया में वो आपका नहीं बहती है। मेकांग आपका चीन में बहती है, कंबोडिया में बहती है, मलेशिया में आपका नहीं बहती है। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो वांगहो नदी। लेकिन अब चीन का ये वरदान हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी योजनाएं लाई गई है, नदी घाटी परियोजना, जिस कारण से अब जो है वांगहो नदी चीन के लिए वरदान साबित हो रहा है। लेकिन पुराना क्वेश्चन है, चीन का शोक किसको कहा जाता है? तो वांगहो नदी। अगर पूछ दे बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो याद रखिएगा कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? दक्षिण अफ्रीका में तो नाइजर तो बहती है, ठीक है, लेकिन नाइजर अफ्रीका की नदी है, दक्षिण अफ्रीका पूछ रहा है, इसीलिए इसमें हो जाएगा आपका एग्जैक्ट आंसर ऑरेंज नदी, केवल दक्षिण अफ्रीका में ही बहती है,
ठीक है, चूंकि कांगो नदी आपका अफ्रीका में बहती है, दक्षिण अफ्रीका पूछे तो इसमें ऑरेंज नदी होगा जो पूर्ण रूप से जो है दक्षिण अफ्रीका में ही बहती है। सिर और आमू नदियां गिरती है कहां पर? ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा अरल सागर में। निम्नलिखित में से पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो मानसरोवर झील से निकलती है? पाकिस्तान की जो सबसे लंबी नदी है वो है सिंधु नदी, जो कि मानसरोवर से निकलती है। यह क्वेश्चन 68 बीपीएससी में भी पूछा गया था, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। एशिया निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? तो उसका नाम है साल्विन नदी। विश्व की सबसे चौड़ी नदी आपको पता ही होगा अमेजन, और सबसे ज्यादा आयतन भी इसी का है। आयतन मतलब जल की मात्रा। निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियां बहती है? हमने बताया था आपको, टिग्रिस जो है इराक की प्रमुख नदी है, टिग्रिस। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अववाहित नहीं होता है? सूडान, युगांडा होता है, लेकिन चाड आपका नहीं होता है। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर के गुजरती है? अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि डेन्यूब यूरोप की नदी है, और डेन्यूब हमने बताया था यूरोप की बहुत सारे देश की राजधानी डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है, इसीलिए अधिकतम देशों से गुजरने वाली नदी आपका यूरोप की डेन्यूब नदी है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चलिए आप लोग आंसर देते रहिए इसी प्रकार से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी काला सागर में नहीं गिरती है? ठीक है, तो देखिए ये बोलगा नदी जो है ये काला सागर में आपका नहीं गिरती है। उस देश को इंगित करे जहां ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती। चीन, बांग्लादेश, म्यांमार। तो म्यांमार जो बर्मा है वहां पे ब्रह्मपुत्र जो है नहीं गुजरती, बाकी चीन और बांग्लादेश से ये गुजरती है। निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? यूएसए, ब्राजील, कनाडा। तो यूएसए और आपको कनाडा पता होगा ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, लेकिन ब्राजील दक्षिण अमेरिका में पड़ता है और अमेजन नदी भी दक्षिण अमेरिका में ही बहती है, इसीलिए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजील। सुएज नहर जोड़ती है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो बाल्टी में कील ठोका रहता है ना, बाल्टी जैसे ये है बाल्टी, तो आप देखते होंगे साइड साइड कील टाइप का रहता है ना बाल्टी, जो पहले वाला स्टील वो वाला लोहे वाला, तो कील वाला याद रखिएगा। ठीक है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है? तो कील नहर। सुएज नहर के खुलते ही किसके बीच समुद्री मार्ग छोटा हो गया, यानी आपका जो दूरी घट गया? तो याद रखिएगा लंदन और चेन्नई के बीच जो है सुएज नहर खुलते के साथ ही आपका दूरी घट गया था, अभी भी दूरी कम है। पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है क्योंकि इसमें लॉक जलपास प्रणाली, इसमें मार्ग, इसका मार्ग छोटा है, इसका मार्ग व्यस्त है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर है इसमें लॉक जलपास प्रणाली है। ठीक है, पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में, याद रखिएगा, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उसी समय पनामा नहर का भी निर्माण हो रहा था। सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत यूरोप के बीच समुद्री दूरी में
कितने किलोमीटर की कमी आई? तो 7000 किलोमीटर। 7 समुंदर पार बोलते हैं ना, 7 समुंदर पार ब्रिटेन है, तो 7 से याद रखिएगा 7000। लंदन और चेन्नई के बीच की दूरी घटी थी 7000 किलोमीटर। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो आपको पता होगा कि ये जो एशिया है वो, और देखिए एक्चुअली क्या है कि एक तरफ अगर आप इधर देखते हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इधर आपको एशिया दिखता है, बीच में ग्रीनलैंड, फिर अफ्रीका, इस तरीका से यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ये चूंकि वृत्ताकार है तो ये पीछे से फिर इधर जा करके मिल जाएगा ना ये दोनों। तो यहाँ पे जो बॉस जल डमरू मध्य है ये आपको एशिया और उत्तरी अमेरिका को पृथक करता है। उस जल डमरू मध्य का नाम है बॉस बेरिंग, ये नहीं होगा, बेरिंग जल डमरू मध्य, बेरिंग, याद रखिएगा बेरिंग, ठीक है। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होता है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य। कौन सा जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है? तो ये हो जाएगा आपका बॉस जल डमरू मध्य, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है। ऑस्ट्रेलिया के नीचे आप देखते होंगे न्यूजीलैंड है। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? ये अति महत्वपूर्ण है। ये जिब्राल्टर जो है आपको अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। डोवर जल संधि जोड़ती है किसको किसको? तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। इंग्लिश चैनल और किसको? उत्तरी सागर को। कौन सा? ये अति महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछ चुका है। कौन सा जलाशय अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल क्या करेगा? अंडमान और निकोबार जो द्वीप है उसको अलग करता है। अब देखिए पाक स्टेट, कई बार लगेगा कि पाकिस्तान और भारत के बीच में होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट है। ये पूछ रहा है कि बंगाल की खाड़ी और मन्नार की, पाक स्टेट किनके बीच स्थित है? तो ये याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में ये पाक स्टेट जो है स्थित है। निम्नलिखित जल डमरू मध्यों में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से जोड़ती है? तो उसका नाम है डेविस जल डमरू मध्य, जो कि यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से जोड़ती है। बस सुन लीजिए एक बार अच्छे से। सुंडा, ये पूछा हुआ है, बीपीएससी में पूछ चुका है। सुंडा जल संधि 2 द्वीपों के बीच स्थित है, उनमें से एक द्वीप जावा है और दूसरा द्वीप कौन सा है? अति महत्वपूर्ण है। तो दूसरा है आपका सुमात्रा। ये दोनों आपके जो हैं सुंडा और ये दोनों जो है आपके हिंद महासागर में पड़ते हैं। तो सुंडा जल संधि 2 द्वीपों के बीच स्थित है, उसमें एक द्वीप जावा है और दूसरा सुमात्रा द्वीप है, याद रखिएगा। और किस महासागर में? तो हिंद महासागर में। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सा जल संधि जोड़ती है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसको बोलते बाब अल मंदेब। हिंद सागर और लाल सागर को कौन सा जल संधि जोड़ती है? तो बाब अल मंदेब। विश्व में चुकंदर की सबसे बड़े 2 उत्पादक है। अब देखिए चुकंदर क्यों उपजाया जाता है? तो चुकंदर तो आप लोग जो है उसका जो है रस निकाल के पीते ही हैं, जूस बना के। साथ साथ इसका मेन उपयोग चीनी उत्पादन में होता है। महाराष्ट्र में जो चीनी 1 नंबर पे उत्पादन में, इस कारण से भी कि वहाँ चुकंदर से भी चीनी बनता है। और यूपी में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है, गन्ना से जो है चीनी यूपी में सबसे ज़्यादा, लेकिन चुकंदर से महाराष्ट्र में, आपके देश में। लेकिन ये पूछ रहा है विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक देश कौन से हैं? चुकंदर कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है? तो याद रखिएगा रूस और फ्रांस, ठीक है। चुकंदर खा खा करके लाल हो जाते हैं रूस और फ्रांस के लोग। आप देखते होंगे रसियन और जो है फ्रांस के जो लोग होते हैं, फ्रेंच, ये दोनों एकदम लाल लाल होते हैं। तो याद रखिएगा चुकंदर खा के लाल हो गए। विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है? देखिए चाय जो है आपका चीन में सबसे ज़्यादा पैदावार होगा, भारत में भी है, लेकिन भारत में जो है चीन के बाद स्थान आता है। और भारत निर्यात उतना नहीं करता है, जितना उत्पादन उतना खपत भी है भारत में, ठीक है। तो याद रखिएगा विश्व में अगर चाय के मामले में पूछे तो चीन को ही 1 नंबर पे रखना है। चाय के पौधे उगाने को डेपांग विधि विकसित हुई थी कहाँ पे?
तो ये फिलीपींस में विकसित हुई थी, जिसको हम बोलते हैं डेपांग विधि। निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय का निर्यातक नहीं है, जो कि चाय का निर्यात नहीं करता है? तो यूएसए। यूएसए क्या करता है? चाय का आयात करता है, खरीदता है। इसीलिए तो प्रथम विश्व युद्ध में बोस्टन की चाय पार्टी घटना याद होगा, सॉरी, अमेरिकी क्रांति में बोस्टन की चाय पार्टी की घटना आप लोग सुने होंगे। क्या था कि एशिया से जो चाय गई थी उसको सब बोरे को क्या किया गया था? समुद्र में फेंक दिया गया था। तो वही बोस्टन की घटना कहलाती है। अमेरिकी क्रांति में आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th-10th में। तो चूंकि अमेरिका में जो चाय जो जाता है वो एशिया से ही जाता है, चीन से जाए, भारत से जाए, या जो भी इंडोनेशिया से जाए, जो भी दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है वहीं से जाता है। तो ये निर्यात नहीं करता, यूएसए निर्यात नहीं करता बल्कि चाय को आयात करता है। मोचा कहवा जिसको बोलते हैं, जहां उगाई जाती है इराक, ब्राजील, यमन। तो सबसे ज्यादा कहवा, कॉफी याद रखिए कि यमन, ठीक है। मोचा, रोबस्टा एक प्रकार, मोचा कहवा जहां उगाई जाती है वह है यमन। ऐसे आपका कॉफी ब्राजील में भी उपजाया जाता है, लेकिन मोचा कहवा नाम है। रोबस्टा बहुत छोटा दिख रहा है। चलिए, एक्चुअली जो क्वेश्चन आपका टेस्ट है, इसके बाद आप लोग टेस्ट लगा लीजिएगा, लिंक हमने भेज दिया है, ठीक है, टेस्ट लगा लीजिएगा आप लोग। रोबस्टा एक प्रकार का फसल है या क्या है, मतलब फसल में क्या है रोबस्टा? तो कॉफ़ी को ही रोबस्टा कहा जाता है, जो कि अफ्रीका में उत्पन्न होता है। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक जो देश है वो है आपका ब्राज़ील, याद रखिएगा। वो एक स्पेशल टाइप का जो था, इसीलिए उसमें यमन का नाम था। इसे चाय कॉफ़ी उत्पादन में ब्राज़ील 1 नंबर पे है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है? कॉफ़ी पोर्ट कौन कहलाएगा बताइए अब आप। तो संतोष। विश्व में सबसे लंबे रेशे कपास का सबसे बड़ा उत्पादक, देखिए कपास है, सबसे लंबा रेशा कपास, उत्पादक और निर्यातक कौन है? तो देखिए कपास के मामले में आपका यूएसए प्रमुख आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे लंबा रेशे का जो उत्पादक है कपास का और निर्यातक है वो है आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। सर्वाधिक रबर की खेती भारत में, अमेजन जेरी बेसिन में, चीन में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके हिसाब से अमेजन तथा जेरे बेसिन में सबसे ज़्यादा आपका जो है रबर की खेती होती है। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक अब तो भारत हो गया, पहले आपका डेनमार्क था, अब कौन सा देश है? तो भारत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मूंगफली का मूल स्थान कहाँ है? कहाँ से यह मूंगफली पूरे विश्व में पहुंचा? तो इसका मूल स्थान ब्राजील है। और भारत में अगर पूछ दे मूंगफली सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा गुजरात, गुजरात, ठीक है। विश्व में हरित क्रांति के जनक, ये तो हमने कई बार बताया है, नॉर्मन ई बोरलॉग। वही भारत पूछे तब बोलना है एम एस स्वामीनाथन। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो गेहूं नकदी में है, कपास भी नकदी में। नकदी मतलब आप तुरंत बेच करके नगद ले सकते हैं, लेकिन आपका जो गेहूं है वो आपका नकदी फसल में नहीं है, गेहूं आपका नकदी फसल में नहीं है। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? गेहूं। निम्नलिखित देशों में से कौन एक विश्व में गन्ने का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक है? ठीक है, निम्नलिखित देशों में से कौन एक विश्व में गन्ने का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक है? गन्ना सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे कौन से देश में सर्वाधिक होता है? तो वो है आपका भारत, ठीक है। चीनी का कटोरा ऐसा क्यूबा को भी कहा जाता है, लेकिन दूसरा अगर पूछे तो यहाँ पे भारत याद रखिए। निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा, कहवा मतलब कॉफ़ी है, दूसरे नंबर पे आता है कॉफ़ी उत्पादन में? तो वो है आपका वियतनाम। और ये भी आपका दक्षिण अमेरिकी देश है। कोकोआ जो कि आप
कोकोआ प्रोडक्ट जो भी आप लोग चॉकलेट खाते हैं, चोको, ठीक है, उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? तो कोकोआ जो होता है वही चोकोबार टॉफी वगैरह खाते हैं उसी का बनता है, वही पाउडर होता है उसका, ठीक है। तो ये है आइवरी कोस्ट। बागवानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई थी? तो ये याद रखिएगा, कॉफ़ी का ही किया गया था। बागवानी फसल के रूप में श्रीलंका में पहली बार कॉफ़ी की खेती की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? तो मिर्च जो था वो पुर्तगाली के ही द्वारा लाया गया था, याद रखिएगा। दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ का है? दालचीनी गरम मसाला, ऐसे भी आपका अफगानिस्तान तो काट ही दीजिए, अब मलेशिया और श्रीलंका में से ही कोई होगा, तो याद रखिएगा दालचीनी श्रीलंका का ही मूलतः है, ठीक है। मसाला है कहाँ का? तो दालचीनी श्रीलंका का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नदी का उस ज्वारीय, एक सेकंड, नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहां मीठे ताजे खारे जल का सम्मिश्रण होता है? उसको ज्वार नदमुख कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ज्वार नदमुख कहते हैं। भी आकार की घाटी किससे बनती है? तो जब भी बनेगा, जब भी आकार का घाटी, तो चट्टानों पे नदी के बहने से ही बनता है भी आकार की घाटी, तो ये याद रखिएगा, नदी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरेन कहाँ बनते हैं? तो मोरेन जो बनते हैं वो आपके हिमानी क्षेत्र में, खास करके जो ग्लेशियर एरिया होता है वहीं पे मोरेन बनते हैं। अंधी घाटियां पाई जाती है कहाँ पे? अंधी घाटियां जो है मेन रूप से कहाँ पे पाई जाती है? तो काष्ठ प्रदेशों में पाई जाती है। जिस कुएं में से जल स्वचालित गांव के माध्यम से निकलता है उसे कहते हैं, यानी जिस कुएं में से जल स्वचालित स्वयं निकलता है, गांव के माध्यम से निकलता है, तो उसे कहते हैं, अच्छा, यानी आपके कुएं से निकाल करके पानी निकाला जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? उत्स्त्रकूप, ठीक है। जल निर्गम छिद्र किस प्रकार की स्थलाकृति में पाए जाते हैं? चूना पत्थर, मैदानी, मरुस्थल। तो खास करके जो जल निर्गम छिद्र जो होते हैं वो आपको चूना क्षेत्र में पाए जाते हैं, इससे जल अपना निकलते रहता है। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहा जाता है? जो कि हवा में जो भी तूफान आता है, रेतीले बालू से टीला का निर्माण हो जाता है, वो उसको क्या कहते हैं? तो उसको ड्यून कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ड्यून कहते हैं। ज्वालामुखीय गतिविधियों, देखिए आपके ज्योग्राफी के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं और जो भी कॉमन पूछा जाता है, लेकिन इसको हम लोग बैकअप के लिए पढ़ रहे, सुन रहे हैं, हो सकता है कभी दे एक आध क्वेश्चन दे भी देता है कई बार, इसीलिए मैंने बोला कि आप अगर चैप्टर पढ़िएगा तो बहुत बड़ा ज्योग्राफी हो जाएगा। उससे अच्छा है कि एक बार जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो मैं करा रहा हूँ उसको सुन लीजिए, और मेन चैप्टर हमने आपको बता दिया है, पढ़ा दिया है। बाकी ज्योग्राफी भी अपने आप में एक विशाल है, लेकिन कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए यहाँ से मेन चीज़ ही पढ़ के जाना चाहिए। तो एग्जाम में ये बात का हमेशा याद रखना है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कहाँ से नहीं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कहाँ से क्वेश्चन ना के बराबर पूछे जाते हैं और किसको नहीं पढ़ना, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो ज्योग्राफी पे ज़्यादा विशेष माथापच्ची करना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खास करके बीपीएससी में आप देखिएगा कि ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो वो आसान रहते हैं या बहुत टफ रहते हैं। तो बहुत टफ वो किसी से नहीं बनता है, वो जो जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है वो भी नहीं बना पाते, ठीक है। तो इसीलिए एक ऑल एंड एवरेज जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एक बार देख लेना चाहिए बस, और ज़्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ज्वालामुखीय गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है? तो उसको बोलते हैं कॉल्डेरा झील। क्या बोला जाता है? तो कॉल्डेरा झील। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है। कहाँ पे डेथ वैली अवस्थित है? तो ये याद रखिएगा, कैलिफोर्निया में। कहाँ पे है? तो कैलिफोर्निया में है। समुद्र में वही विष्ट भूमि कहलाता है जो समुद्र में निकला हुआ भूमि रहता है ऊपर, तो प्रायद्वीप उसको कहा जाता है। निम्नलिखित मैदानों में से कौन सा एक चूना पत्थर स्थलाकृति से संबंधित है? जहाँ पे चूना पत्थर का मैदान है तो उसको बोलते हैं कास्ट का मैदान, कास्ट मैदान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे आधे घिरे हुए तटीय जल समूह का जिसका खुले समुद्र से निर्बाध जल प्रवाह होता है, ठीक है,
अब देखिए, ऐसे आधे घिरे तटीय जल समूह जिसका कि खुले समुद्र से जल प्रवाह होते रहता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग नदी मुख कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नदी मुख कहते हैं। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? तो वो कौन सी धारा है जिसको, तो उसको क्यूरेशियो धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूरोशियो धारा। चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के अप्रवाह से बना धारा क्या कहलाती है? देखिए, अगर आप देश के वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो जो ध्रुव की ओर जो देश होते हैं वहाँ पे ठंडी जल धारा रहती है, और जो विषुवत रेखा से जो ध्रुव की ओर बहती है वो धारा गर्म रहती है, और जो विषुवत रेखा ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बहेगी वो धारा स्वाभाविक सी बात है ठंडी जल धारा होती है। तो चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल, ठीक है, मतलब ठंडा जल के अप्रवाह से बनी धारा को क्या कहते हैं? तो ये याद रखिएगा, वो हम्बोल्ट धारा है। और एक प्रकार का कौन सा धारा है? तो ये शीत धारा है, ठंडा धारा। निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तो ये याद रखिएगा, जो आपका देखिए गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, और ब्राजील धारा, ये दोनों जो है आपका अटलांटिक महासागर में पाई जाती है, लेकिन पेरू जो है वो यहाँ पे नहीं होगा। कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देते हैं? तो उसका नाम है आपका केनारी, ठीक है, केनारी जलधारा। बस सुन लीजिए आप लोग, ज़्यादा माथापच्ची करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी आपको जो अभी ऑब्जेक्टिव मैं आपको करवा रहा हूँ उसी में से होगा, बस आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन शीत या समुद्री धारा, शीत समुद्री धारा मतलब ठंडा जलधारा है, शीत जलधारा है, ठीक है, इसमें से कौन सा आपका शीत है, ठंडा है? तो अभी तुरंत हमने बताया था हम्बोल्ट जो है ठंडा है, जबकि ब्राजील और आपका गल्फ स्ट्रीम क्या है? दोनों गर्म जलधाराएं हैं। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका हम्बोल्ट क्या है? आपका ठंडी शीत जलधारा है। अरे, जलधारा का मतलब होता है कि आपका जल का बहाव। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर विषुवत रेखा से जलधारा अगर आपके ध्रुव की ओर बहेगी यानी उत्तरी या दक्षिण ध्रुव, तो वो गर्म होगी, और ध्रुवों की जो जलधारा ध्रुव से जब विषुवत रेखा की ओर बहती है तो वो गर्म होता है। तो उसी में आपको, अगर आप चैप्टर पढ़िएगा तो आपको थोड़ा मेहनत करना होगा यहाँ पे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण समुद्री धारा है यानी गर्म है? तो अब आपको देखना होगा कि कौन सा गर्म है। तो आपको पता होगा कि जो आपका उत्तरी अटलांटिक में जो प्रवाह है या ब्राजील जो धारा है, ठीक है, जैसे ये आपका उत्तरी अमेरिका आप लोग देखते होंगे, ये दक्षिणी अमेरिका है मान के चलिए, तो यहाँ पे आपका जो है ग्रीनलैंड है, फिर यहाँ पे आपका यूरोप आता है, इधर आपका अफ्रीका आता है, इधर आपका जो है ऑस्ट्रेलिया आता है। तो ये आपका एस आकार की धारा क्या है आपका? तो यहाँ पे जो जलधारा, ठीक है, ब्राजील जलधारा है, ठीक है, तो ये भी इधर की ओर बहती है, और ये भी। तो स्वाभाविक सी बात है पेरू और ये एक ही तरफ इधर ही बहती है, ठीक है। तो पेरू और जो ब्राजील जलधारा, देखिए एक सेकंड, क्या है क्वेश्चन, कौन से उष्ण समुद्री जलधाराएं हैं, ठीक है। तो अब आपको पूरा विश्व का मैप देखना होगा, और ये चैप्टर पढ़िएगा तब उसमें आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका उत्तरी अटलांटिक, यहाँ पे जो जलधारा है वो सब आपका गर्म रहता है, ठीक है, और ब्राजील का जो धारा है वो भी आपका गर्म जलधारा है। तो वही है यहाँ पे उष्ण जलधारा कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक और ब्राजील जो धारा है वो आपका गर्म जलधारा है निम्नलिखित महासागरियों में। लेकिन जब आपका दक्षिण अटलांटिक बोलेगा, ठीक है, तो वो आपका शीत जलधारा है। उत्तरी अटलांटिक में कौन सी प्रकार की जलधारा है? तो आपका गर्म है, जबकि दक्षिण अटलांटिक अपवाह में जो है आपका वो आपका शीत जलधारा है, ठीक है। तो ये आपको मैप देखना होगा पूरा, जो जलधारा किधर से किधर बहती है, तो उससे अंदाजा लगता है।
या याद करके जाना होगा। वेंगुला धारा है किस प्रकार की जलधारा है, गर्म है या ठंडा है, तो ये याद रखिएगा वेंगुला जो है वो आपका ठंडी महासागरीय जलधारा है। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है, तो इसका याद रखिएगा अटलांटिक महासागर की जलधारा है। निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है, ठीक है, तो गल्फ धारा, ये गल्फ जब भी होगा याद रखिएगा तो गर्म ही होगा गल्फ धारा। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पीरू धारा। तो ये याद रखना है आपको, जो पूरब में है ऑस्ट्रेलियाई जो धारा है, ठीक है, वो आपका गर्म सागरीय जलधारा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपोष्ण होना चाहिए, उपोष्ण कोष्ण लिखा, उपोष्ण या उष्ण होगा, महासागरीय जलधारा है, तो इसमें से कौन सा है उष्ण वाला, उष्ण मतलब गर्म जलधारा है, तो याद रखिएगा कुरोशियो जलधारा जो है आपका वो आपका उष्ण महासागरीय जलधारा है। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, ये कई बार पूछे गए हैं, आइसोहाइट कहता है उसको, क्या कहा जाता है, आइसोहाइट। समान तापमान तो थर्म से जुड़ा होगा तो आइसोथर्म, ठीक है, यानी क्वेश्चन क्या है, एक ही समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है, तो आइसोथर्म कहलाती है, ठीक है। समदाब रेखाएं, जो जहां पे प्रेशर जो है वायुमंडलीय समान रूप से हो तो उसको समदाब कहते हैं। रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है, समान आर्द्रता को, समान वायुमंडलीय दबाव को, तो समदाब है तो स्वाभाविक सी बात है, याद रखिएगा दबाव से ही होगा, तो समान वायुमंडलीय दबाव। एक ही समय में कंपन करने वाली स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं, यानी अगर कंपन होता है पृथ्वी पे तो एक समान, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो कोसिस्मल लाइंस, क्या कहा जाता है, कोसिस्मल लाइन, ठीक है। समुच्च रेखा एक ऐसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है जिसकी समताप हो, तो मध्य समुद्र तल से जो उसकी ऊंचाई है वो समान हो, उसको समुच्च रेखा कहते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के समान मान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं, ठीक है, तो इसको कहा जाता है समदिक्पाती रेखाएं। ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहा जाता है, जो वर्षा करते हैं, धूसरी हो, घना हो, बादल भी कई प्रकार के होते हैं, तो उसको वर्षा स्तरीय मेघ कहा जाता है, जो कि घने धूसरी बादलों। उसके रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं हैं, क्यों नहीं बरसते हैं, उच्च वायु वेग के कारण, निम्न ताप के कारण, निम्न आर्द्रता के कारण। स्वाभाविक सी बात है, आर्द्रता कम रहती है इसीलिए वहां पे बरसता नहीं है, तो निम्न आर्द्रता के कारण वहां का वायु क्या होता है, शुष्क होता है, जिस कारण से वो नहीं बरसता है। तो निम्न आर्द्रता के कारण जो है, अगर आर्द्रता ज़्यादा होगा तभी वो बरसेगा, ठीक है। तो रेगिस्तान में बादल नहीं बरसते हैं, निम्न आर्द्रता के कारण ही नहीं बरसते हैं। बादल फटने का क्या अर्थ है, कृत्रिम वर्षा का, बिल्कुल नहीं, ये होगा नहीं, ये भी नहीं है, ये होगा भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से एकाएक वर्षा, बहुत ज़्यादा भारी बारिश, उसको बोलते बादल फटना। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते, कम तापमान, कम, तो यही कम आर्द्रता, याद रखिएगा ह्यूमिडिटी। निम्नलिखित में से किस प्रकार के मेघ में सतत वर्षण के गुण होते हैं, तो उसको बोलते हैं वर्षा स्तरीय मेघ, जिसमें सतत वर्षा लगातार होते रहेगा। सदाबहार किस्म के वन आपको पता ही होगा, ये भूमध्य जो सागरीय क्षेत्र है, सॉरी भूमध्य रेखीय, जो भूमध्य रेखा पे जो क्षेत्र है उसमें आपका ये सदाबहार जो किस्म के वन पाए जाते हैं,
भूमध्य रेखीय, ठीक है। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी का फेफड़ा, ये आपका ईवीएस में भी पूछ सकता है। तो अमेजन का जो वर्षा वन है जो दक्षिण अमेरिका में है, इसको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, ब्राजील, ठीक है, इसमें पड़ता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी, तो उष्णकटिबंधीय, ये सब हमने ईवीएस में आपको बता रखा है। जो भी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होंगे वहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधताएं पाई जाती है। विश्व के वन क्षेत्रों में से किसी एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है। किस प्रकार के वन सर्वाधिक क्षेत्रों में फैले हुए हैं, तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ही होगा। क्या होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है। डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है, तो डेलबर्जिया जाति किससे संबंधित है, तो वो है आपका शीशम से संबंधित है। डेलबर्जिया जाति किससे संबंधित है, तो वो आपका शीशम से संबंधित है। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय वन जो है वो आपको भूमध्य रेखा के नज़दीक पाए जाते हैं। तो भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय वन, क्योंकि वहाँ पे दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बादल बनता है, वर्षा डेली होती है। निम्नलिखित में से किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन होता है, निम्नलिखित किस देश के उसके भौगोलिक उच्चतम प्रतिशत बना साबित है, वन होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा का सोर्स नहीं है। अब देखिए, दो प्रकार के ऊर्जा का सोर्स होता है, एक होता है नवीकरणीय, जिसको आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, वो नवीकरणीय हो गया। और नवीकरणीय जिसको आप नहीं बना सकते, मानव नहीं बना सकता, यानी जो समाप्त होने वाला है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, ठीक है, यानी जो समाप्त होने वाले हैं, ठीक है, तो वो सब आपके अनवीकरणीय हो गए। जैसे सौर ऊर्जा है, ये बनते रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा, ठीक है, तो सौर ऊर्जा हो गया। पवन ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ठीक है, जल विद्युत हो गया। तो यहाँ पे पूछ क्या है, कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, ये नवीकरणीय है। ईंधन कोष्टिका नहीं होगा, सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय है। ईंधन कोष्टिका मतलब होगा कोई भी लकड़ी का ईंधन, कोयला। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा परमाणु तेल भंडार है, तो भाई सबसे ज़्यादा जो बड़ा तेल का भंडार है वेनेजुएला में है। और अभी अमेरिका ने उस पर जब रोक लगा दी पूरे विश्व में कि वेनेजुएला से कोई भी पेट्रोल आयात नहीं करेगा, तो इस स्थिति में वेनेजुएला की स्थिति खराब हो चुकी। ये दक्षिण अमेरिकी देश है वेनेजुएला, पेट्रोलियम की बहुत बड़ी खानें हैं, और यहाँ की जो सरकार है और अन्य कोई भी इनके पास इनकम का सोर्स नहीं था। केवल और केवल इनके कोई लोग काम नहीं करते, बस यही पेट्रोल बेच करके अपना जीविकोपार्जन करते, मतलब सबके पास पेट्रोल की खाने हैं, या वहाँ की सरकार ही जो है और कोई भी एक्टिविटी नहीं करती। जिस कारण से जब पेट्रोलियम यहाँ से आयात करवाना बंद कर दिया, अमेरिका के द्वारा दबाव दिया गया, तो उसके बाद वहाँ के जो आसपास के देश है जब इनसे लेना पेट्रोल बंद कर दिए, तो इसकी स्थिति बहुत खराब हो गई, अभी बहुत ही खराब स्थिति में है, ठीक है। बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बाकू जो है वो खनिज तेल के लिए ही प्रसिद्ध है, खनिज तेल के लिए। अभी तक ज्ञात विश्व का सबसे बड़ा तेल रिजर्व कहाँ पे है, तो ये भी आपका वेनेजुएला में ही है, दक्षिण अमेरिकी देश है। निम्नलिखित में से अधिकतम संभावित जल शक्ति कतिपय नदी बेसिन है, जहाँ पे जल शक्ति यानी आपका बिजली तैयार होगा, तो कांगो, अमेजन और आपका कौन है, देखिए कांगो, कोलंबिया, यांगसी, ये हो जाएगा आपका कांगो, कोलंबिया और यांगसी, जो चीन में। विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक, तो आंख बंद करके मारना है आपको चीन को, कोयला में भी आपका चीन ही एक नंबर पे है। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम का, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, VVI है, तो निक्षेप किया जाता है कनाडा में। यूरेनियम सबसे ज़्यादा निक्षेप कहाँ किया जाता है, कनाडा में।
विश्व का कोयला भंडार का प्राय 50% किसके पास है? पूरे विश्व में जितना कोयला है तो अमेरिका, रूस और चीन के पास सबसे ज़्यादा विशाल भंडार है। ठीक है, अमेरिका, यूएसए, रूस, सभी शक्तिशाली देश हैं। देखिए अमेरिका भी है, रूस भी है और चीन भी है, और यहीं पे और जिसके पास आपका खनिज संसाधन होगा, कोयला, पेट्रोलियम, वही आपका देखिएगा आपका विकसित देश होता है। भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग, भूतापीय मतलब आपको पता ही होगा, भूमि का जो ताप का यूज करके जब विद्युत तैयार किया जाता है उसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। आपके देश में तो नहीं होता भारत में भूतापीय, लेकिन आइसलैंड जो है वहाँ पे भूतापीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। यहाँ हमारे यहाँ मैक्सिमम ऊर्जा जो है तापीय ऊर्जा है, जैसे कोयला से हो गया, कुछ जल विद्युत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश प्राकृतिक गैस का प्रमुख उत्पादक नहीं है? प्राकृतिक गैस का तो रूस तो है ही, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, तो यूनाइटेड किंगडम भी है, दक्षिण अफ्रीका आपका प्राकृतिक गैस का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक, ये पूछा भी था, तो असम में है। ठीक है, असम में है आपका सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? कोयला तो बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, प्राकृतिक गैस भी बढ़ाएगा, लेकिन भूतापीय ऊर्जा जो है ना, ठीक है, ये बहुत कम, चूंकि ये इसमें कार्बन निकलता ही नहीं है तो ये तापमान को नहीं बढ़ाएगा। निम्नलिखित में से स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत क्या? जैविक ईंधन, बिल्कुल नहीं। पवन ऊर्जा, ये हो सकता है। न्यूक्लियर शक्ति, ये भी नहीं। तो स्वच्छ ऊर्जा जो होगा यहाँ पे कौन सा होगा? आपका पवन ऊर्जा होगा। स्वच्छ ऊर्जा मतलब जिसमें कार्बन नहीं निकलता है या हानिकारक गैस नहीं निकलता है, उसी को बोलेंगे। तो पवन ऊर्जा में कौन सा गैस निकले? कोई भी गैस नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो वायु नवीकरणीय है, समुद्र की लहरें नवीकरणीय है, लेकिन कोयला क्या? अनवीकरणीय, इसको आप बना नहीं सकते। ठीक है, ये एक बार खत्म हो गया तो आप जो है घूमते रहिए, मिलेगा ही नहीं आपको जल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? अब देखिए, सौर ऊर्जा गैर परंपरागत है, परंपरागत नहीं है। प्राकृतिक गैस, वायु ऊर्जा, वायु ऊर्जा भी गैर परंपरागत ही है। मेन रूप से प्राकृतिक गैस जो है आपका, ये आपका गैर परंपरागत नहीं है। नेचुरल गैस हम लोग तो घर में यूज करते हैं, तो ये परंपरागत ही है, हम लोग बहुत दिनों से यूज करते आ रहे हैं इसको, प्राकृतिक गैस को। यही पूछ रहा है कि गैर परंपरागत, जो परंपरागत नहीं है, निम्नलिखित प्राकृतिक गैस, एक सेकंड रुक जाइए, क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? हाँ, ये सब तो गैर परंपरागत, ये गैर परंपरागत नहीं है, बिल्कुल सही, प्राकृतिक। पृथ्वी के उष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के उष्मा से प्राप्त, तो उसको क्या कहेंगे? भूतापीय ऊर्जा कहेंगे। और क्या कहेंगे? संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक, ये जब हमने बताया था तो बताया था तांबा में आपका चिली है, दक्षिण अमेरिकी देश है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो ऑस्ट्रेलिया में जो है कालगुरली जो क्षेत्र है वो सोना उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियों के बीच में है? तो वो है आपका विटवाटसरैंड। ठीक है, विटवाटसरैंड। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक मैक्सिको, मैक्सिको चांदी सबसे ज्यादा। निम्नलिखित में से किस देश में निकेल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो निकेल में आपका है फिलीपींस। निकेल में कौन है? फिलीपींस। जोहान्सबर्ग विख्यात है, तो जोहान्सबर्ग आपको पता होगा स्वर्ण खनन हेतु ही
विख्यात है। जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात है? तो आपका किसके लिए विख्यात है? तो सोना के लिए। किम्बरले स्थित है। किम्बरले प्रसिद्ध है किसके लिए? तो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। किम्बरले की जो खान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा उत्खनन। डोनबास का क्षेत्र मेन रूप से ये लोहा कोयला, तो मेन रूप से यहाँ पे याद रखिएगा जो डोनबास का जो क्षेत्र है वो आपका कोयला के लिए ही फेमस है, डोनबास। अभी ये सब चर्चा में, रूस यूक्रेन में ये सब चर्चा में रहता है कोयला के लिए। निम्नलिखित में से किस एक देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? तो यूरेनियम मेन रूप से कनाडा का ही प्रथम स्थान है, याद रखिएगा, कनाडा। ठीक है। निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? लेकिन अगर पूछ दे कि सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार कहाँ पे है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया मारना है, ना कि कनाडा। निम्नलिखित में से कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादक है? तो ये याद रखना है आपको, तांबा उत्पादन में भी आपका कौन सा है? तो चिली देश है। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह है ब्राजील का पठार, बोलीविया का पठार। तो ये याद रखिएगा, ब्राजील का पठार। निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑस्ट्रेलिया, रूस, वेनेजुएला। अब देखिए ऐसे तो हीरा सबसे ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका में होता है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर ऑप्शन देखा जाए तो उसमें आपका हो जाएगा रूस। विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम, बॉक्साइट जिससे एल्युमिनियम बनता है, बृहत्तम उत्पादक जो है आपका ऑस्ट्रेलिया है। एल्युमिनियम के मामले में ऑस्ट्रेलिया 1 नंबर पे आता है, बॉक्साइट अयस्क है उसका, एल्युमिनियम का ही। निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाए जाते हैं? यानी कौन सा रेगिस्तान है जहाँ पे सोने का भंडार खूब ज़्यादा है? याद रखिएगा, मंगोलिया, चीन से सटा हुआ देश है। विश्व में एस्बेस्टस का अग्नि उत्पादक देश कौन सा है? एस्बेस्टस आप लोग जानते होंगे, तो ये है आपका रूस। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? धात्विक नहीं है, लोहा तो धात्विक है। अब्रक क्या है? अधात्विक खनिज है, तो अब्रक हो गया। ये तांबा भी नहीं होगा, तांबा भी धात्विक है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, जो कि आपका यूएसए में पड़ता है? एंजिल। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात आपका जो संबंधित है वो है आपका जाम्बेजी नदी से। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे है? तो यूएसए में। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे है? तो यूएसए में है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पे है? तो यूएसए और कनाडा, ये याद रखिएगा, यूएसए और सॉरी नियाग्रा, यही होगा, यूएसए और कनाडा होगा। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड। कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। आप देखते होंगे उत्तरी अमेरिका में पड़ता है ग्रीनलैंड। ठीक है, ये सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है। कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है? तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया 16,000 द्वीप समूहों से मिलकर बना। कालीमंतान जिस द्वीप का अंग है वह है बोर्नियो। कौन सा है? बोर्नियो। निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मलेशियन समूह में सम्मिलित है? तो सोलोमन द्वीप मलेशियन द्वीप समूह में सम्मिलित है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसमें से देखिए, मेडागास्कर, न्यू गिनी, सुमात्रा, तो इसमें न्यू गिनी सबसे बड़ा है। निम्नलिखित में से, अब कहिएगा द्वीप क्या होता है? समुद्र में बीच का टापू जो है वही द्वीप कहलाता है, महासागर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखीय मूल है? ठीक है, तो रियूनियन द्वीप जो है ज्वालामुखीय मूल का है, जहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट होते रहता है। इस प्रकार से हमने
ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगभग 150 आप लोग के बीच में रखा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सुने होंगे अच्छे से, और एक आध क्वेश्चन यहाँ 2-3 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, खास करके आपका जो है खारे पानी की झील, मीठे पानी की झील, ये सब बराबर पूछे जाते हैं ज्योग्राफी में। ठीक है, और घास के मैदान से रिलेटेड, नदी से रिलेटेड। ठीक है, तो हमने इसमें बहुत सारा टॉपिक को मिक्सअप करके आपको करवाया है। टेस्ट डाल दिए हैं, टेस्ट डाल दिया गया, आप लोग को लिंक चला भी गया होगा, सबको भेज दिया है हमने। फिर से हम जो है आपको PDF भी हमने डाल दिया है, और इसको कंटेंट में भी हम डाल देते हैं इसे। ठीक है, कंटेंट में भी हम डाल देते हैं, आप लोग घबराइए नहीं, कंटेंट में भी डाल दिया जाएगा, जिससे कि आप लोग दे पाइएगा। ठीक है, चलिए मैं डाल देता हूँ, आज के लिए इतना ही। बाकी लिंक दे दिया गया, उसको देख के आप लोग बना लीजिए एक बार अच्छे से।